युग और अभिमन्यु सोच ही रहे थे कि कहानी किसने टाइप की होगी। तभी युग के मन में एक उड़ता हुआ ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, यार देख, ये टाइपराइटर मेरे पापा का है। और याद है तूने मुझे बताया था कि मेरे पापा यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, तो हो सकता है ये पेज उन्होंने ही टाइप किए हों। एक और बात, इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हुआ था वो भी तो यक्षिणी की तरह थी। उस आदमी ने जब उससे पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा भी तो था कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। यार युग, मैं ये पूछ नहीं रहा कि कहानी किस लड़की के बारे में है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कहानी किसने टाइप की। अरे बताया तो मैंने कि मेरे पापा ने टाइप की होगी। उनके शांत हो जाने के बाद किसी ने टाइपराइटर पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये पेज उसी में लगे रह गए और आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। पर यार कल रात में जब मैंने ये टाइपराइटर देखा था तो इन पेजेस में तो कुछ भी टाइप नहीं था, ये पूरी तरह से ब्लैंक थे। तुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी है? मुझे तो नहीं लगता। पूरी की पूरी एक बोतल अकेले पी मारी थी तूने, उसके बाद सिगरेट का पैकेट अलग फूंक मारा। शायद तुझे अच्छे से याद नहीं होगा जितना मुझे याद है। ये पेज खाली नहीं थे, वरना आधी रात में कौन कहानी टाइप करेगा यक्षिणी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, क्योंकि रात में ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसका अभी भी सिर भारी लग रहा था। वो युग की बात मान लेता है। अभिमन्यु उन पेजेस को टाइपराइटर के साइड में रखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो, मानना पड़ेगा तेरे पापा की कलम में कमाल की ताकत थी। क्या तो लिखते थे यार, अंदर से लेकर बाहर तक पढ़ने वाले को पूरा झंझोड़ कर रख देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी वो सारे सीन चल रहे हों। युग कुछ नहीं कहता। अभिमन्यु के ये बात कहते ही युग का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तुझे क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या खाक पसंद आएगी, चेहरा उतरेगा नहीं तो क्या। यार कितनी घटिया कहानी लिखते थे पापा, कितनी अश्लील कहानी थी ये। अभिमन्यु मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या अश्लील? क्या कहा? अश्लील कहानी? तो पागल है क्या युग, कुछ भी बोलता है। शायद तुझे पता नहीं है, साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता, समझा? एक और बात, अश्लील जैसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, बस सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल्स हैं। यदि आप अपनी पत्नी के साथ एक बंद कमरे में सेक्स करते हो तो वो ठीक है, पर यदि चार दीवारी के बाहर करते हो तो वो अश्लील है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, सच तो ये है कि अश्लील ये कहानी नहीं बल्कि अश्लील तेरी सोच है, क्योंकि पूरी कहानी में तूने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और वो है सेक्स। क्या तूने ये सोचा कि यक्षिणी आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों मर्दों के साथ संभोग कर क्यों उन्हें मार रही थी? क्यों? अभिशाप के कारण। युग, सबको पता है यक्षिणी को कोई अभिशाप मिला था। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बार बार अभिशाप बीच में क्यों आ जाता है? आखिर क्या था वो अभिशाप जो यक्षिणी को मिला था और किसने दिया था उसे वो अभिशाप? पता नहीं, किसी को नहीं पता, पर जितना मुझे लगता है शायद वो अभिशाप तेरे पापा को पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ युग, तभी तो वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे। हो सकता है उन्हें वो अभिशाप पता चल गया हो और वो अभिशाप लोगों को भी पता चले, इसलिए वो उस पर किताब लिख रहे थे। पर उससे पहले ही यक्षिणी ने उन्हें मार दिया होगा ताकि वो अभिशाप किसी को पता न चले। हाँ यार, हो सकता है। मैंने तुझे बताया था ना, ट्रेन में मुझे एक बूढ़ा मिला था। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ बताया था तूने मुझे उस बूढ़े के बारे में। तुझे पता है वो बूढ़ा भी ना उसी किताब के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था मेरे पापा ने यक्षिणी पर कोई सी किताब लिखी थी। तो फिर कहाँ है वो किताब? तेरे पास उसकी कॉपी है? पता नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किताब पब्लिश हुई थी या नहीं। अगर एक बार वो किताब हाथ लग जाती तो पता चल जाता कि यक्षिणी को आखिर क्या अभिशाप मिला था। युग और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। जब अभिमन्यु की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कायर का फोन आ रहा था। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए कहता है, लो देखो आ गया कायर का फोन। दोस्त भले ही कितने भी नाराज हो, पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बीती बातों को रात बीतने के साथ ही भुला देते हैं। देखा, कल कितना गुस्सा कर रहा था और अब सुबह सुबह ही फोन आ गया ना। लगता है गुस्सा अब शांत हो गया होगा तभी फोन कर रहा है। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे अब तेरे ये प्रवचन बंद कर और फोन उठा। यदि फोन कट गया तो कायर वापस से नाराज हो जाएगा और फिर तू जानता है ना उसकी आदत, वो मनाने से भी नहीं मानने वाला। हाँ उठा रहा हूं यार। इतना कहकर अभिमन्यु अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है, कहाँ पर है तू? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हूं और कहाँ पर हूंगा? तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। यहाँ पर आ जा मतलब कहाँ पर आना है मुझे? और तू कहाँ पर है? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है?
मैं अभी किश्नोई नदी पर हूँ, बंगला मुड़ा घाट पर। तू भी आ जा और हाँ, साथ में युग को भी लेकर आना। युग को भी लेकर आना है? पर क्यों? आखिर हुआ क्या है, बताएगा? तुम दोनों खुद ही आकर देख लो कि क्या हुआ है। मैंने कहा था ना कि वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गया ना कांड। कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया, बताएगा भी? अभिमन्यु कायर का जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था, जिसके कारण फोन कट हो गया था। युग अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए पूछता है, क्या हुआ अभिमन्यु? ये तेरा चेहरा इतना उखड़ क्यों गया कायर से बात करते ही? सब ठीक तो है? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार कुछ कांड हो गया है। युग अपने भवें ऊपर उठाते हुए पूछता है, कांड हो गया है? पर क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर हम दोनों को अभी इसी वक्त किश्नोई नदी के लिए निकलना है, जल्दी चल। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर की ओर जाने लग जाता है। युग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही देर में युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार वहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ का हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु और युग अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे, ये सोचकर कि नदी के पास क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भीड़ जमा थी। इस बार तो वहां पर 4 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, जिन्होंने नदी के किनारे का हिस्सा सील करके रखा हुआ था। युग अपने आसपास की भीड़ को देखते हुए घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, यहाँ पर क्या हुआ होगा यार? अभिमन्यु भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ होगा, पर इन सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। तू कायर को ढूंढना, वो यहीं कहीं होगा, अब वो ही हमें कुछ बता सकता है। यार इतनी भीड़ में कहाँ पर ढूंढूं उसे? तू फोन करके देखना। हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। अभिमन्यु कायर को फोन लगाने ही वाला था कि तभी युग कहता है, अरे वो देख बिंदु। बिंदु वहीं पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु कायर को फोन करना छोड़ देता है और वो दोनों सीधे बिंदु के पास चले जाते हैं। युग बिंदु से पूछता है, अरे बिंदु तू भी यहीं पर है? तूने आज अपनी दुकान नहीं खोली क्या? बिंदु भी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि वो काफी परेशान थी। बिंदु युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पर कायर और कछुआ आ जाते हैं। कायर आते से ही युग और अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आ गए तुम दोनों? मिल गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक? कहा था ना मत करो छेड़छाड़ यक्षिणी के कमरे के साथ, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम? अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है यार? आराम से बता ना क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है भाई? कायर अभिमन्यु का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला तो। मैं आज और अभी से तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। किसी को बताना मत मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना गांव वाले मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम दोनों मेरे भी दोस्त नहीं हो, समझे? युग कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, यार कछुए अब तू भी शुरू हो गया। तू ऐसी बातें मत कर। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी नदी पर कौवों के शव तो नहीं मिले? कहीं उसके लिए इतनी भीड़ तो जमा नहीं हुई है? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, कौवों के शव मिले हैं या किसी और के, खुद ही चलकर देख ले। वहां पांचों भीड़ को साइड करते हुए नदी के किनारे के पास जाने लगते हैं। जैसे जैसे युग और अभिमन्यु नदी के किनारे के पास पहुंचते जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि नदी के पास क्या हुआ होगा। नदी के किनारे पर ही 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसकी एक फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। वो पुलिस वाले उस लाश को घेर के खड़े हुए थे, जिसके कारण वो लाश युग और अभिमन्यु को क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। नदी के किनारे पर ही युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश भी खड़े हुए थे। दिलीप बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। युग के वहां पर आते ही वो उससे अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उसे लगता था कि ये सब कुछ युग की वजह से ही हुआ था। दिलीप और सुदेश के बगल में ही रोंकामुचा गांव के सरपंच रतन पाली और बंगला मुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे। रतन पाली की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार यहाँ पर क्या चल रहा है? मेरी तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कछुआ अपने हाथ से शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो लाश नहीं दिख रही क्या, जिसे वो पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए हैं? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? लाश? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, हाँ मुझे दिख रही है कुछ कुछ। मतलब कल रात यहाँ पर किसी का खून हुआ है? कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, खून नहीं शिकार।
कल रात यहाँ पर शिकार हुआ है और वो शिकार किसी और ने नहीं, यक्षिणी ने किया है, क्योंकि सबको पता है कल रात पूर्णिमा थी और अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी शिकार किया करती थी। अभिमन्यु झट से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू? भला यक्षिणी कैसे किसी का शिकार कर सकती है? वो तो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है ना? कायर कहता है, यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी, पर उसका कमरा खोलकर तूने और युग ने उसे आजाद कर दिया। अब वो आजाद हो चुकी है, उसने वापस से मर्दों के शिकार करने शुरू कर दिए हैं। अभिमन्यु कायर की बात को काटते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है भला? मैंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिवाइसों की मदद से चेक किया था, यक्षिणी वहीं उसके कमरे में कैद थी। चाहे तो युग से पूछ ले, वो भी मेरे साथ ही था। युग से क्या पूछूं मैं? तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि यक्षिणी आजाद हो चुकी है। अभिमन्यु और कायर में खींचातानी चल ही रही थी कि तभी रतनपाली और जोर जोर से रोने लग जाता है। भूपेंद्र बख्शी उसे सहारा देने लग जाता है और उसे समझाने लग जाता है। बिंदु कछुए से पूछती है, ए कछुए, ये रतनपाली इतना क्यों रो रहा है? आज से पहले तो इसे किसी के मरने पर इतना रोते हुए नहीं देखा। वोट भी नजदीक नहीं आ रहे जो ये रोने का दिखावा करे। कछुआ धीरे से कहता है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जो मरा है वो कोई और नहीं बल्कि इसका बेटा है। बिंदु अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा बेटा? इसका मतलब मोहित की मौत हुई है? हाँ, मोहित की मौत हुई है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 2 मिनट, ये वही मोहित है ना जो गुंडागर्दी करते फिरता था? हाँ वही है। तो यार इसकी मौत में यक्षिणी कहाँ से बीच में आ गई? हर कोई जानता है कि ये मोहित कितना बुरा आदमी था, कितने सारे दुश्मन बनाकर रखे थे इसने। मार दिया होगा उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, माना मोहित के बहुत सारे दुश्मन थे, पर कोई दुश्मन भी इस तरीके से नहीं मारता जिस तरह से मोहित मरा है। तो खुद बता भला नंगा। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आसपास हलचल होने लग जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाता है। सारी भीड़ एक साइड होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। 4-5 पुलिस वाले लोगों को साइड कर रहे थे और किसी के आने के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी एक साइड में हट जाते हैं। कुछ ही देर में जब रास्ता बन जाता है तो युग और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक महिला सब इंस्पेक्टर आ रही थी, जिसकी आंखों में सूरज की तरह तेज था और चेहरे पर अभिमान, जिसकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, जिसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर रखा हुआ था। उसकी शर्ट पर लगी बेंच पर उसका नाम लिखा हुआ था। कछुआ बैच को पढ़ते हुए कहता है, वर्चस्विनी सेन। इसका नाम तो वर्चस्विनी सेन है। यार वाह, क्या नाम है! जिस तरह दिखती है वैसा ही नाम है। हम तो दीवाने हो गए यार इनको देखते से ही। जरा चलने का अंदाज देखो, एकदम मर्दानी जैसा। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कछुए यहाँ पर कोई मरा पड़ा है और तुझे तेरी लव स्टोरी की पड़ी है। वर्चस्विनी सेन की न्यू ज्वाइनिंग हुई थी मेहंदी पथार के पुलिस स्टेशन में। वर्चस्विनी सेन के पीछे ही हवलदार चार्ली चल रहा था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी और उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। चार्ली मेहंदी पथार का सबसे पुराना हवलदार था और आसपास के गांव की सारी बातें जानता था। वर्चस्विनी और चार्ली लाश के पास पहुंच जाते हैं। वो 4 पुलिस वाले जो पहले से उस लाश को घेर कर खड़े हुए थे, जब वो साइड हटते हैं तो वो लाश क्लियर दिखने लग जाती है। जब युग और अभिमन्यु की नजर उस लाश पर पड़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। नदी के किनारे एक काले आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके हाथ पर खरोचों के निशान थे और सीने पर रामरो नरामरो खरोचा हुआ था। उसके सीने का दिल गायब था। इस आदमी की लाश का हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा युग और अभिमन्यु ने टाइपराइटर के अंदर जो पेज थे उस कहानी में पढ़ी थी। इस आदमी की भी मौत ठीक उसी तरह की हुई लग रही थी जैसा उन्होंने कहानी में पढ़ा था। युग और अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जो कहानी हमने पढ़ी थी वो सच कैसे हो सकती है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग और अभिमन्यु उस लाश को देखकर इतना शॉक्ड हो गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने वैसी ही एक लाश पड़ी हुई थी जैसी उन दोनों ने कहानी के अंदर पढ़ी थी। उस आदमी की नग्न लाश के पास बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। धीरे धीरे अब उस लाश ने सड़ना शुरू कर दिया था। वर्चस्विनी और चार्ली उस नग्न लाश के पास खड़े हुए थे।
वर्चस्विनी बड़े गौर से उस नग्न लाश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी जा रही थी। चार्ली तो उस लाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत घिन आ रही थी कि उस लाश को देखकर। चार्ली ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया था। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथों में सफेद ग्लव्स पहनती है और उस नग्न लाश के नजदीक बैठने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को रोकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? लाश के पास क्यों बैठ रही हैं? आप मत बैठिए लाश के पास। इन लोगों ने सारा काम कर लिया है, फोटो वोटो सब खींच ली है। आपको इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको इन सब की आदत नहीं होगी। आज आपका ड्यूटी पर पहला दिन है ना? वर्चस्विनी लाश के पास बैठते हुए कहती है, आदत नहीं है चार्ली, तो आदत डालनी पड़ेगी। और पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आदत नहीं है इन सब चीजों की। वो मैडम जी, हम तो बस आपके लिए ही बोल रहे थे। वो क्या है ना, लड़कियों को आदत नहीं होती ना ऐसी चीजें देखने की। उन्हें खून से भी डर लगने लग जाता है। ये तो पूरी की पूरी एक लाश है। वर्चस्विनी उस लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, पता चला मरने वाला कौन था? हाँ मैडम जी, पता किया। ये मोहित है, रोंका-मुचा गांव के सरपंच का इकलौता बेटा। पूर्णिमा की रात नदी पार कर रहा था, तभी यक्षिणी ने इसे अपना शिकार बना लिया। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी? कौन है यक्षिणी? इसे अभी तक पकड़ा या नहीं पकड़ा? चार्ली हंसते हुए कहता है, भला यक्षिणी को भी कोई पकड़ पाया है क्या? बल्कि आज तक यक्षिणी ने जिसे भी पकड़ा है वो उसके चंगुल से छूटा नहीं है, सीधे भगवान को प्यारा हुआ है। मतलब ये मैडम जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि एक डायन है। डायन? क्या कहा? डायन? हाँ डायन। हमने आपके आने से पहले ही सब पता कर लिया है। इन गांव वालों का मानना है कि द्वापर युग के अंत में यक्षिणी दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो पृथ्वी पर ही रह गई, अपने लोक नहीं जा पाई। तभी से उसने नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? संभोग? यू मीन सेक्स? चार्ली शर्माते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, वो इंग्लिश में इसे यही कहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली? जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया करो। भला कोई औरत किसी मर्द के साथ सेक्स करके उसे क्यों मारेगी? इसमें उसे क्या मजा आएगा? एक औरत की आबरू उसकी इज्जत होती है, वो कभी उस पर कलंक नहीं लगने देगी, चाहे उसकी जान चली जाए। हाँ मैडम जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपसे कहा ना, वो यक्षिणी कोई औरत नहीं है, बल्कि औरत के रूप में एक डायन है। डायन जो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है। इसका उदाहरण आपके सामने है। देख लीजिए मोहित की लाश को, कैसे निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। वर्चस्विनी लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसके हाथ पर लगी खरोंच को देखकर लगता है कि ये काम किसी जानवर का है, किसी खूंखार जानवर का। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मनी निकाली हो और किसी ऐसे खंजर से वार किया हो ताकि सारा शक खूंखार जानवर पर जाए। चार्ली वर्चस्विनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि ये काम यक्षिणी का ही था। वर्चस्विनी कहती है, तुमने अपने आसपास अच्छे से छानबीन करी? किसी और के पैरों के निशान या कुछ सुराग मिले? नहीं मैडम, बस इसी के पैरों के निशान थे। और हाँ, इसने जो दारू पी थी वो बोतल भी मिली नदी पर तैरते हुए, उस पर भी सिर्फ इसी के निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये नशे में था। तब तो खूनी को और आसानी हुई होगी इसे मारने में। वर्चस्विनी मोहित की लाश की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें नदी के किनारे पर फिराते हुए कहती है, हो सकता है चार्ली की मोहित नदी में नहाने आया हो, तभी किसी ने इस पर हमला कर दिया हो। वो हमलावर कोई भी हो सकता है चार्ली, कोई इंसान भी और कोई खूंखार जानवर भी। मैडम जी, आप क्या बोल रही हैं? भला रात में कौन नहाता है, वो भी अपने घर के बाहर इस तरह पूरा नंगा होकर? और चलिए, मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी लूं कि मोहित नदी पर नहाने आया था, पर आप इसकी बॉडी देख रही हैं ना? इसकी बॉडी देखकर ही ये साफ पता चलता है कि इसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं है। और आपको पता है, यक्षिणी को खून पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और यक्षिणी को खून पीना क्यों पसंद है? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब तो वो हमें नहीं पता, वो तो यक्षिणी से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर यक्षिणी को पकड़ो। वर्चस्विनी की बात सुनकर चार्ली डरने लग जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वर्चस्विनी चार्ली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बंगला मुंडा घाट के पास फैले काला झाड़ी जंगल पर पड़ती है और वो उस जंगल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हो न हो ये किसी खूंखार जानवर का काम है। ये जो जंगल फैला हुआ है, बता सकते हो कितने इलाके तक फैला होगा? चार्ली भी काला झाड़ी जंगल की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैडम जी, ये जो आप जंगल देख रही हैं ना, ये काला झाड़ी जंगल है जो करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
30 किलोमीटर मतलब काफी बड़ा जंगल है। चार्ली, एक काम करो, वन विभाग वालों से कांटेक्ट करो, पता करो उन्हें किसी जंगली जानवर की सूचना मिली है क्या, जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाता है। यदि नहीं तो उन्हें इन्फॉर्म करो, उनकी टीम जंगल में भेजने के लिए बोलो। जी मैडम, मैं बोलता हूँ। और इस लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चल जाए। जी मैडम, ये भी करता हूँ। वर्चस्विनी लाश की सूरत को देखते हुए कहती है, इस मोहित की जन्म कुंडली भी निकालो। सूरत से ही लग रहा है जैसे बहुत पाप किए हो इसने। मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि ये रात में कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या करता है, कौन कौन दोस्त है और कौन कौन दुश्मन, सब कुछ समझे। आज शाम तक इसकी सारी डिटेल्स मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। जी मैडम जी, मिल जाएगी आपको इसकी सारी डिटेल्स शाम तक। मैं पता करता हूँ इसके कच्चे चिट्ठे के बारे में। युग और उसके दोस्त बैरिकेड्स के पास ही खड़े हुए थे और उन्होंने वर्चस्विनी और चार्ली के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वर्चस्विनी वहां से जाने लग जाती है। वर्चस्विनी को जाता हुआ देखकर दिलीप उससे मिलने के लिए आगे आने लग जाता है, पर वर्चस्विनी बिना उसकी तरफ देखे ही उसे भाव दिए बिना वहां से चली जाती है। कछुआ वर्चस्विनी को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, यार ये वर्चस्विनी तो कमाल की है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ इसका। क्या तो अंदाज है इसके, रौब देख रहे हो इसका। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, रौब तो होगा ही, पुलिस वाली जो है, और कछुए वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर लाइन मारना बंद कर। ऐसा अंदर करेगी ना सीधे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, पुलिस वालों को प्यार नहीं होता क्या? बिंदु झट से कहती है, प्यार होता है पर पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोगों से। तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। क्या कहा, ग्रेजुएट है? किस एंगल से जरा बताना। क्या काम करता है तू? दिन भर आवारागर्दी करते फिरता है, कुछ आता भी है तुझे? पीयूष बिंदु की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तुम दोनों चुप करोगे? यहाँ पर किसी की जान चली गई है और तुम दोनों की फालतू की बातें कर रहे हो। पता है ना यक्षिणी आजाद हो गई है। कायर युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा युग तूने? यक्षिणी आजाद हो गई? तो अब तू भी इन बातों पर यकीन करने लग गया? इतने दिन से बोल रहा था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर तूने और अभिमन्यु ने हमारी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी, हो गई ना यक्षिणी आजाद, मिल गया सुकून। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कितना अच्छा आदमी था ये मोहित, फ्री की पिलाता था हमें। कल ही की तो बात है जब हंसता हुआ देखा था हमने इसे, और आज देखो कैसे बेसुध होकर पड़ा हुआ है बेचारा। कायर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु तू क्यों चुप है? अब बोल ना, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ तेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों का? तूने तो कहा था कि यक्षिणी वहीं कैद है। फिर ये बता, ये मोहित का खून किसने कर दिया? अभिमन्यु कहता है, क्या बोलूं यार, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे डिवाइस गलत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। कायर अपने हाथ से मोहित की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे पैरानॉर्मल डिवाइस भी तेरी तरह ही गलत हैं, समझा तू? वो देख सामने पड़ी है मोहित की लाश। अभिमन्यु धीरे से कहता है, उसकी लाश को क्या देखूं, मेरे पास तो पूरी स्क्रिप्ट रखी है यक्षिणी ने उसे कैसे मारा था। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने, स्क्रिप्ट रखी है मतलब? अभिमन्यु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कल रात ना हमें एक टाइपराइटर मिला। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। युग को छोड़कर बाकी सब दिलीप को नमस्ते करने लग जाते हैं, पर दिलीप युग के दोस्तों के नमस्ते का कुछ जवाब नहीं देता है। वो बड़े गुस्से में दिख रहा था। दिलीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग को घूरते हुए कहता है, तो देख लिया अपनी आंखों से, कहा था कोठी बंद कर दो, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। कोठी खोली तो खोली, साथ में वो दरवाजा भी खोल दिया जहां पर यक्षिणी कैद थी। युग दिलीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। उसे पता था इस बार उसकी ही गलती थी, तो उसके बड़े पापा का गुस्सा होना लाजमी था। दिलीप अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तू आया ही इस मकसद से था यक्षिणी को आजाद करवाने। कुछ साल पहले तेरा बाप भी इसी मकसद से आया था गांव को बर्बाद करने। बड़ी मुश्किल से शांति आई थी गांव में, पर तूने वापस से उस शांति को भंग कर दिया। तुम दोनों बाप बेटों को शांति पसंद ही नहीं है। ये बात सुनकर युग को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने वाला था कि तभी सुदेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे जीजा जी आप गुस्सा क्यों होते हैं? अब जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को भूल जाइए, उसी में भलाई होती है। अब जो दरवाजा खुल गया है तो उसे हम वापस से बंद कर देते हैं। दिलीप सुदेश पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, वो तेरे घर का दरवाजा नहीं है कि जब मन किया तब खोल लो और जब मन किया बंद कर दो। यक्षिणी कैद थी वहां पर, अब दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सब खत्म हो गया। तीनों धर्म गुरुओं की कुर्बानी व्यर्थ चली गई।
तुझे पता है ना, अपनी जान देकर उन तीनों धर्म गुरुओं ने वो दरवाजा लगाया था, पर इसने सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। दिलीप का गुस्सा देखकर युग के दोस्त भी बहुत घबरा गए थे। कछुआ तो मन ही मन यही सोच रहा था कि कहीं युग के बड़े पापा उसे भी लपेट न ले। दिलीप वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ हमने पहले इसके बाप से रिश्ते तोड़ दिए, वरना हमारी अभी और बदनामी होती। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। दिलीप के पीछे पीछे सुदेश भी वहां से चला जाता है। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, यार ये तेरे बड़े पापा तो तुझ पर कुछ ज्यादा ही फट रहे थे। कायर झट से कहता है, फटेंगे नहीं तो क्या यार, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभिमन्यु मामले को शांत करते हुए कहता है, यार बस, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। अब ये सोचो आगे क्या करना है। कायर बिचकते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब यक्षिणी का क्या करना है, वरना आने वाली अमावस्या की रात फिर किसी का शिकार होगा। इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले ही हम उसे पकड़ लें और कैद कर लें। युग धीरे से कहता है, और वो कैसे करेंगे हम? यक्षिणी को कैद कैसे करेंगे? पता नहीं। कायर उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? पता भी है ना किसे पकड़ने की बात कर रहे हो। वो यक्षिणी है, यक्षिणी, एक डायन। और ये भी सही है, पहले खुद उसे आजाद करवाओ, फिर वापस से कैद करके हीरो बन जाओ। तुम दोनों को हीरो बनना है तो बनो, मैं तुम्हारे अब किसी काम में साथ नहीं देने वाला। आज से मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे अलग। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, मेरे भी, मैं भी अब उस कोठी में दोबारा फिर कभी न जाऊं। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं जो अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ते। माना हमने गलती की तुम दोनों को वो दरवाजे वाली बात ना बताकर, पर हमने माफी मांगी ना। क्या तुम दोस्त होकर हमें माफ नहीं कर सकते? युग भी कायर और कछुए को मनाते हुए कहता है, हाँ यार सॉरी भाई, यार आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रॉमिस। बस इस बार साथ दे दो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। और मुझे पता है तू और कछुआ मेरे पक्के दोस्त हो, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। युग की बातों ने कायर का दिल पिघला दिया था, पर अभी भी वो नाराज होने का नाटक कर रहा था। बिंदु बड़े प्यार से कायर से कहती है, प्लीज कायर अब तुम मान जाओ ना। देखो युग को अपने किए पर शर्मिंदा है, और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बिंदु के कहने पर कायर युग को माफ कर देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए, बोलो क्या करना है। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, पहले तो हमें यहाँ से निकलना है। यदि किसी ने हमारी बातें सुन ली तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी में चलकर ही बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। युग अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। बिंदु कहती है, तो ठीक है तुम लोग ग्रेवयार्ड कोठी जाओ और मैं अपनी दुकान जाती हूँ। कायर उदास होते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम जा रही हो? हाँ जाना पड़ेगा, दुकान पर माँ अकेली है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे जैसी फुर्सत मिलेगी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर बिंदु वहाँ से चली जाती है। बिंदु के जाते ही युग, कछुआ, कायर और अभिमन्यु भी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लगते हैं। इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका एक साथ बैठक गर्भ में खड़े हुए थे। चारों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जानकी घबराते हुए कहती है, क्या ये खबर पक्की है बल्लू काका? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बल्लू काका जानकी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बड़ी मालकिन खबर पक्की है, यक्षिणी आजाद हो गई है और इस बार उसने आते से ही किसी ऐसे वैसे को शिकार नहीं बनाया है, बल्कि अपने रोंकामुचा गांव के सरपंच रतनपाल के बेटे मोहित को बनाया है। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं बल्लू काका आप? ये आप उसी मोहित की बात कर रहे हैं ना जिसके रिश्ते की एक बार बात अमोदिता के साथ चली थी, पर उस मोहित ने मना कर दिया था ये कहकर कि आपकी बेटी काली है इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कल मोहे ने खुद का चेहरा तो देखा नहीं, खुद की सूरत तो डामर जैसी थी और आया बड़ा मेरी बेटी को काला बोलने वाला। अच्छा ही हुआ जो यक्षिणी ने उसे मार दिया। रजनी मन ही मन फुसफुसाते हुए धीरे से कहती है, वरना मैं उसे अपने काले जादू से मार देती। जानकी रजनी को टोकते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रजनी? भले ही मोहित कैसा भी इंसान हो पर जान तो जान ही होती है। यक्षिणी ने उसे मारकर ठीक नहीं किया, पता नहीं क्या मिलता है उसे मर्दों को मारकर।
बल्लू काका और बातें बताते हुए कहते हैं, हम तो सुने हैं कि कोई नई स्पेक्ट्राइन आई थी, क्या नाम है उसका, बड़ा कठिन नाम है, हमसे तो लिया भी नहीं जाता। हाँ, वर्चस्विनी, यही नाम था उस स्पेक्ट्राइन का। वही तहकीकात कर रही है इस केस की। वो शहर से आई है ना, इसीलिए यक्षिणी पर यकीन नहीं कर रही थी। पर देखना बड़ी मालकिन, उसे भी यकीन हो जाएगा जल्दी, जब आने वाली अमावस्या को यक्षिणी किसी को अपना दूसरा शिकार बनाएगी। जैसे ही बल्लू काका ये बोलते हैं, जानकी के मन में युग का ख्याल आने लग जाता है और वो घबराते हुए कहती है, मेरा बेटा युग, वो ठीक तो है ना बल्लू काका? उसे तो यक्षिणी ने कुछ नहीं किया। हाँ बड़ी मालकिन, युग बेटा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जानकी डरते हुए कहती है, मुझे युग को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, उसकी जान को खतरा है। वो उसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है जहाँ पर यक्षिणी रहा करती थी। अमोदिता भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ बुआ, आप ठीक कहती हैं, हमें युग जी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। वो यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, पर भाभी, क्या दिलीप भैया मानेंगे? आपने देखा था ना वो कितना गुस्सा कर रहे थे सिर्फ युग के यहाँ पर आने से। मुझे तो नहीं लगता वो युग को अब यहाँ पर आने देंगे। ऊपर से अब तो यक्षिणी भी आजाद हो गई है, वो तो और गुस्से में होंगे। जानकी रजनी की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर भागते हुए वंदना आ जाती है। वंदना ने हमेशा की तरह सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भाग रही थी। वंदना भागते हुए चिल्लाते हुए कहती है, वो आजाद हो गई, वो आजाद हो गई। मैंने कहा था ना, उसने दरवाजा खोल दिया, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब वो आजाद हो गई है, खेल शुरू हो गया है। अब फिर से यक्षिणी मर्दों की शिकार करके अपनी प्यास बुझाएगी। वो आजाद हो गई। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना यहाँ से वहाँ भाग रही थी। जानकी वंदना के पास जाते हुए कहती है, अरे वंदना बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? रुक जाओ, ऐसे भागो मत वरना गिर जाओगी। पर वंदना रुक नहीं रही थी, वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी। रजनी वंदना को देखते हुए धीरे से कहती है, अरे ये पागल बाहर कैसे आ गई? अमोदिता डरते हुए कहती है, पता नहीं माँ। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तू ही खाना और दवाई देने गई थी ना इसे, तो फिर ये बाहर कैसे आ गई बता? दरवाजा अच्छे से लगाया था या नहीं लगाया था इसके कमरे का? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं ही वंदना भाभी को खाना देने गई थी, पर आपको तो पता है मुझे वंदना भाभी से कितना डर लगता है। आप ही जबरदस्ती कर रही थी, इसीलिए मैं चली गई। मैं खाना रखकर उनके कमरे में आ गई थी और दवाई भी निकाल कर रख दी थी। मुझे लगा वो खा लेंगी, पर अभी उनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने खाई होगी। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की, पागल वो नहीं तू है। नर्स होकर तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई भी मरीज खुद अपने हाथों से दवाई नहीं खाता, उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसनी पड़ती है। जानकी वंदना को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों बस बातें करते रहोगी या वंदना को पकड़ने में मेरी मदद भी करोगी? जल्दी पकड़ो इसे, कहीं बाहर ना चली जाए वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रजनी भागते हुए कहती है, हाँ भाभी, अभी पकड़ती हूँ। जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका मिलकर वंदना को पकड़ने लग जाते हैं, पर वंदना उनके हाथ नहीं लग रही थी। वो यहाँ से वहाँ उन्हें नचाए जा रही थी। बल्लू काका वंदना को पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ बहू रानी, अब इस उम्र में मुझ बूढ़े को और कितना दौड़ाओगी? रजनी भी वंदना को पकड़ते हुए कहती है, रुक जा वंदना, रुक जा। वंदना भागते हुए मेन दरवाजे तक पहुंच जाती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा टिका हुआ था, पर दिमागी हालत ठीक न होने के कारण उसे लगता है जैसे दरवाजा बंद था। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। जानकी अपने कदम वंदना के पास बढ़ाते हुए कहती है, रुक जाओ वंदना, रुक जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, और अच्छी लड़की इस तरह से बर्ताव नहीं करती। वंदना गुस्से से कहती है, वो आजाद हो गई है और अब अगला नंबर युग का है। वो युग को छोड़ेगी नहीं, वो युग को भी मार देगी, देख लेना। वो उसे भी मार देगी, ठीक उस तरह जिस तरह उसके बाप को मारा था। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, उसकी बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। सबके होश उड़ गए थे। जानकी जहाँ पर थी वहीं पर रुक गई थी, जैसे कि ये बात वंदना ने बोलकर उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। वंदना दरवाजे पर खड़ी ही थी कि तभी एक हवा का झोंका आता है, जिस कारण दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वंदना देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर भागने के लिए अपने कदम घर की दहलीज के बाहर रखने लग जाती है। वंदना वहां से भागने वाली थी कि तभी वहां पर दिलीप और सुदेश आ जाते हैं। दिलीप वंदना को भागते हुए देख उसका हाथ पकड़ लेता है। वंदना गुस्से से कहती है, छोड़ मेरा हाथ, छोड़, जाने दे मुझे यहाँ से।
दिलीप वंदना का हाथ नहीं छोड़ता, वो भी गुस्से से वंदना को देखे जा रहा था। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे नालायक लड़की, तू खड़ी क्या है, जल्दी जा और बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आ। अमोदिता वहां से इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है। वंदना गुस्से से कहती है, तू नहीं छोड़ रहा है ना मेरा हाथ, मत छोड़, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी, देख लेना तेरा भी नंबर आएगा, युग के बाद तेरा ही नंबर है, युग तो मरेगा, साथ में तू भी मरेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इस बार वो दोनों गांव से मर्दों का नामो निशान मिटा कर ही जाएगी। वंदना की बात सुनकर तो पहले दिलीप भी डर जाता है, पर घर में उसका रौब बना रहे और किसी को उसके डर के बारे में पता न चले, इसलिए वो जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, इस पागल को कमरे से बाहर किसने निकाल दिया। जानकी दिलीप से वंदना का हाथ छुड़ाते हुए नाराज होते हुए कहती है, ये पागल नहीं है जी, बहू है हमारे घर की, आप मेरी बहू को पागल मत बोलिए। इतना कहकर जानकी वंदना को अपने सीने से सटा लेती है। दिलीप जानकी पर उखड़ते हुए कहता है, अब पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, और मैंने कितनी बार बोला तुझे, ये कोई बहू वहू नहीं है हमारी, हमारे इससे सारे रिश्ते तभी टूट गए थे जब हमारा बेटा विराट मरा था, समझी तू। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अभी तक हम इसे पाल क्यों रहे हैं, कितनी बार बोला इसे कहीं भेज दो, गांव में किसी को पता चल गया कि ये पागल है तो हमारी और बदनामी होगी, बड़ी मुश्किल से पुरानी बदनामी के दाग अपने दामन से हटाए हैं, और बदनामी मैं नहीं चाहता। आप ही बताइए जी, कहाँ पर जाएगी ये बेचारी इस हालत में, इसका अब हमारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में, इसके तो माँ बाप भी नहीं है, इसका जो कुछ था बस हमारा बेटा विराट ही था, पर भगवान ने उसे भी इससे छीन लिया। दिलीप पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अमोदिता आ जाती है और जल्दी से वंदना के हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता बेटा, वंदना को उसके कमरे में सुला देना। अमोदिता वंदना को बल्लू काका की मदद के साथ वहां से ले जाने लग जाती है। जानकी दिलीप से कहती है, बल्लू काका बता रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई है और उसने फिर से शिकार करने शुरू कर दिए हैं। दिलीप भिन्नाते हुए कहता है, शिकार कैसे नहीं करेगी, उस युग ने वो दरवाजा जो खोल दिया है, मना किया था उसे ग्रेवयार्ड कोठी में मत जा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, ए जी मैं क्या सोच रही थी, हम युग बेटे को यहाँ पर बुला लेते हैं, उसकी जान को वहां पर खतरा है। खतरा है तो मैं क्या करूं, अब गलती उसने की है तो सजा भी तो उसे ही भुगतनी पड़ेगी ना। जब बोला था तब तो बड़ी अकड़ के साथ कह रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना, तो अब रुके वहीं उस डायन के पास। ये आप क्या बोल रहे हैं जी, वो आपके छोटे भाई का बेटा है, आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या। गुस्से से दिलीप की आंखें लाल हो गई थी। वो जानकी को घूरते हुए कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझी तुम। और यदि तुम्हें भी युग की इतनी फिक्र है तो तू भी उसके पास चली जा, पर उसे यहाँ पर लाने की सोचना भी मत। मैं अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, जिस तरह उसके बाप से सारे रिश्ते तोड़े थे उससे भी तोड़ दे अब। इतना कहकर दिलीप गुस्से से अपने कमरे की ओर जाने लग जाता है। इस तरफ युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में पहुंच गए थे और उसके कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठे हुए थे। शाम के 6 बज गए थे, पर उनके दिमाग में अभी तक एक भी आइडिया नहीं आया था कि वो कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाएंगे। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, कोठी के अंदर मच्छर भिनभिनाने लग गए थे। कछुआ अपने दोनों हाथों से मच्छरों को मारते हुए कहता है, ये मारा 30वां। कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, तू ये क्या जब से मच्छर मार रहा है, हम क्या यहाँ मच्छर मारने आए हैं। मच्छर नहीं मारूं तो क्या करूं, देख नहीं रहा कितने भिनभिना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यक्षिणी के हाथों मरने से पहले हम लोग इन मच्छरों के काटने से मर जाए। तू ऐसा क्यों बोल रहा है कछुए, उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम, देखना। क्या रास्ता निकालेंगे यार, सुबह से शाम हो गई पर अभी तक कुछ नहीं सोच पाए। युग और अभिमन्यु चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ फिराते हुए कहता है, यार मुझे तो ना अब यहाँ पर रहने से भी डर लग रहा है। अभिमन्यु पूछता है, डर लग रहा है पर क्यों? भूल गई ये ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था, यदि वो यहाँ पर आ गई तो? युग कहता है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, क्यों? तू कैसे कह सकता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी? वो क्या तुझे बता कर गई है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, बताकर तो नहीं गई है, पर जैसा कि तुम लोगों ने बताया था कि यक्षिणी सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही शिकार किया करती थी, तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है, तो यदि वो अपने वादे की पक्की होगी तो अगला शिकार वो अमावस्या की रात में ही करेगी। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग की बात में पॉइंट तो है, मतलब हमारे पास अभी 15 दिन है,
और उससे पहले पहले हमें कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा, वरना गांव वालों और हमारी जान को खतरा है। कायर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, पर क्या करना है यार, वही तो समझ नहीं आ रहा। ये यक्षिणी कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आखिर ये चाहती क्या है? क्यों सिर्फ मर्दों को मारती है, औरतों को क्यों नहीं? और यदि मर्दों को ही मारना है तो सीधे सीधे मार दे, उनके साथ संभोग करने के बाद ही उन्हें क्यों मारती है? कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, यार मुझे तो लगता है ये यक्षिणी का कैरेक्टर कुछ ढीला है। ये वैश्या होगी पहले के जमाने की। अभिमन्यु कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, ए कछुए, कैरेक्टर यक्षिणी का नहीं बल्कि तेरा ढीला होगा, समझा तू? बोलने के पहले जरा कुछ सोच तो लिया कर कि किसके बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तुझे पता है ना यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और वो किसी देवी की तरह थी, फिर भी तू उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तू ही बता, क्यों वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है? और तुझे किसने बता दिया कि वो देवी की तरह थी? कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कोई जवाब नहीं था। कायर उन दोनों की बकबक सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। वो उस टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये टाइपराइटर कब खरीद लिया तुम दोनों ने? कल तक तो यहाँ पर नहीं था। वाह यार, बढ़िया टाइपराइटर है, मस्त चमक रहा है। अच्छा हुआ ले लिया। अब मैं भी इस पर ही अपनी शायरियां टाइप किया करूंगा। टाइपराइटर पर टाइप करने से एक अलग ही फील आता है। युग कहता है, अरे ये टाइपराइटर हमने खरीदा नहीं है बल्कि मेरे पापा का है। अभिमन्यु फटाक से कहता है, अरे इस टाइपराइटर की एक बात तो तुझे हम बताना ही भूल गए। कायर हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात? अभिमन्यु कायर और कछुए को सब बता देता है कि कैसे वो टाइपराइटर अपने आप रात में आवाज कर रहा था और कैसे उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकाला। जो पेज टाइप किए हुए उन्हें मिले थे वो भी दिखा देते हैं। सारी बात सुनने के बाद कायर कहता है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो पेज टाइप हुए हैं, इसी तरह से यक्षिणी ने मोहित का शिकार किया है? अभिमन्यु कहता है, हाँ यार, और नहीं तो क्या, वरना तू ही देख, जिस आदमी का इस कहानी में जिक्र था उसका हुलिया हूबहू मोहित से मिलता है और उसकी लाश भी वैसे ही मिली है जैसी कहानी में लिखी हुई है। कायर बेफिक्र होकर कहता है, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है, ये तो आम बात है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? आम बात है? तुझे ये आम बात लगती है? हाँ और नहीं तो क्या, वो तुम लोग राइटर नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं बताता हूँ, एक राइटर वही लिखता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है। जैसा कि तुम दोनों ने अभी अभी बताया मुझे, युग के पापा यक्षिणी पर एक किताब लिख रहे थे। हो सकता है कि ये उसी किताब के ड्राफ्ट के पेज हो। उन्होंने मरने से पहले ये कहानी टाइप की होगी और बाद में वही कहानी सच हो गई, क्योंकि कभी कभी लिखा हुआ भी सच हो जाता है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अभिमन्यु कायर से सहमत होते हुए कहता है, वैसे तेरा कहना भी ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम ही लोग इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। कमरे में वापस से खामोशी छा जाती है। सब दोबारा से यक्षिणी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि कैसे उसका क्या किया जा सकता है। अभिमन्यु की नजर टाइपराइटर पर ही गड़ी हुई थी। वो एक टक नजर से टाइपराइटर को देखे जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुश होते हुए कहता है, पता चल गया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पता चल गया? अभिमन्यु कहता है, यही कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। युग झट से पूछता है, कैसे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग झट से पूछता है, कैसे अभिमन्यु? कैसे पता लगाया जा सकता है यक्षिणी के अभिशाप के बारे में? कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, जल्दी बता अभिमन्यु, चुप क्यों बैठा हुआ है? अभिमन्यु कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो पहले, तभी तो बता पाऊंगा। कायर और युग चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख, हम सबको पता है कि युग के पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और कोई भी लेखक किसी भी शख्स पर किताब तभी लिखता है जब उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, उसकी जिंदगी के हर एक दौर से वाकिफ हो, उसकी हंसी खुशी गम सब कुछ पता हो सकता है युग के पापा को पता हो कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था और उन्होंने वो अभिशाप उस किताब के अंदर लिखा हो।
युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और मैं तुझे बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि पापा की यक्षिणी पर कोई सी बुक पब्लिश भी हुई थी या नहीं। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब देखो बीच में कोई ना कोई टोक देता है। हाँ बोल, अब कोई नहीं टोकेगा। अभिमन्यु कहता है, यार देख, जब भी कोई लेखक कोई सी किताब लिखता है तो उसका ड्राफ्ट सबसे पहले अपने पब्लिशर को सेंड करता है। अगर हम किसी तरह से ये पता लगा ले कि तेरे पापा किस पब्लिशर के पास से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे और क्या उन्होंने यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट उनके पास भिजवाया था, तो हो सकता है हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा लें। और यदि एक बार हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कुछ पता चल जाए तो हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। कायर अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, यार देखा जाए तो मुझे तो अभिमन्यु का प्लान ठीक लगता है। युग, तुझको पता है क्या तेरे पापा किस पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे? कायर के मन में तो लड्डू फूटने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लग गया था कि हो सकता है पब्लिशर से मिलकर उसकी भी शायरी की किताबें पब्लिश हो जाएं, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा की 4-5 पब्लिशिंग हाउस से किताबें पब्लिश होती थी। किताबों की रॉयल्टी के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। कछुआ झट से कहता है, कितनी रॉयल्टी मिली थी यार, जरा हमें भी तो बता। युग कछुए पर भिनकते हुए कहता है, यार ये सब लोग ये क्यों जानना चाहते हैं कि एक लेखक को कितनी रॉयल्टी मिलती है? ज्यादा नहीं मिलती, उतनी ही कि जिससे उसका गुजारा चल जाए, समझा? और एक बात, उसकी किताबें तब नहीं बिकती जब वो जिंदा रहता है, बल्कि तब ज्यादा बिकती हैं जब वो मर जाता है। तू पापा को ही देख ले। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तो अब तय रहा, अब हमें ये पता लगाना है कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताब या ड्राफ्ट किस पब्लिशर को दिया था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, अब कौन आ गया और इस भूतिया कोठी में कौन आना चाहता होगा? कायर कहता है, जाकर देख लेना, यहाँ पर बैठे बैठे क्या अंदाजा लगा रहा है? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला। कहीं यक्षिणी हुई तो? भूल गया ये उसका दूसरा ठिकाना था। हो सकता है वो वापस आ गई हो अपने ठिकाने पर रहने। कायर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कछुए तू भी ना गजब बातें करता है। वो यक्षिणी है, यक्षिणी। अगर उसे आना होगा तो वो सीधे कोठी के अंदर आ जाएगी, ऐसे दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगी, समझा? इतना कहकर कायर नीचे दरवाजा खोलने चला जाता है। कछुआ उसके जाने के बाद कहता है, ये भी तो हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो। कुछ देर बाद युग कहता है, यार ये कायर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अभिमन्यु कहता है, पता नहीं यार, अभी तक तो उसे दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कछुआ घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ये यक्षिणी की कोई चाल भी हो सकती है। देखा, कायर यक्षिणी की चाल में फंस गया। अभिमन्यु भिन्नाते हुए कहता है, यार तू 2 मिनट चुप रहेगा? जब देखो मनहूस बातें करता रहता है। चल देख कर आते हैं आखिर हुआ क्या। नहीं नहीं, तू ही देख कर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है, फिर तू यहाँ पर अकेले रह, मैं और युग नीचे देख कर आते हैं। क्या कहा अकेले? पागल हो रहे क्या? एक काम करते हैं, तीनों साथ में चलते हैं। वो तीनों अपनी जगह पर से उठते हैं और नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कायर दरवाजा खोलकर मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु कायर को देखते हुए कहता है, अबे ये कायर स्टैचू बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने कायर को फ्रीज तो नहीं कर दिया? दादी ने मुझे एक बार बताया था, यक्षिणी के पास बहुत सारी जादुई शक्ति थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी आंखों में देखता था फ्रीज हो सकता था। वो यक्षिणी पर निर्भर करता है कि वो किसे फ्रीज करना चाहती है। अभिमन्यु और युग कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते और अपने कदम कायर की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो कायर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की दहलीज पर ही बिंदु खड़ी हुई थी, जिसे देखकर कायर स्टैचू हो गया था, उसकी आंखों में खो गया था। युग कहता है, यहाँ पर हम परेशान हैं और ये दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। कछुआ कायर को हिलाते हुए कहता है, अरे कायर, ओ कायर। कायर अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और बिंदु को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम कब आ गई? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो गए हैं और तुम हो कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो। जब से बोले जा रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे लगा तुम मेरा वहम हो और कुछ नहीं। तुम्हें ना कायर कुछ ज्यादा ही वहम आते हैं। मैंने कहा था ना जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी, तो अब वक्त मिल गया तो आ गई। कायर दरवाजे के बाहर देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं, अंधेरा भी होने लगा है। तुम अकेले आई हो क्या इतनी दूर? अरे नहीं, अब्दुल आया था साथ में। कछुआ पूछता है,
तो फिर अब्दुल कहाँ पर है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। अरे वो चले गया, बड़ी मुश्किल से आया था यहाँ तक साथ में। अब इस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में किसे नहीं पता। उसे भी यक्षिणी से डर लगता है, इसीलिए यहाँ तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। अभिमन्यु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा? यक्षिणी औरतों को थोड़े अपने शिकार बनाया करती है। वैसे ये सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ तुम सबके लिए। मुझे पता है सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा। बिंदु ने अपने हाथ की पॉलीथीन दिखाते हुए कहा। जैसे ही बिंदु वो पॉलीथीन दिखाती है, कछुआ झट से वो पॉलीथीन पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, वाह बिंदु, दोस्त हो तो तुम्हारी तरह हो, जो अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखती हो। मेरे पेट में तो सुबह से ही चूहे कूद रहे थे, जिस कारण मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। बिंदु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहती है, वैसे अगर तेरे पेट में खाना भी होता तब भी तू कुछ सोच नहीं पाता। तेरे अंदर दिमाग ही कहाँ है जिससे तू कुछ सोच सके। बिंदु की बात सुनकर कछुए को छोड़कर सब लोग हंसने लग जाते हैं। बिंदु कहती है, वैसे तुम लोगों ने दिन भर से कुछ सोचा या नहीं सोचा, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है? कायर कहता है, अरे सोचा है ना। कायर बिंदु को सब कुछ बता देता है जो अभी तक उन्होंने आपस में बातें की थी। सारी बात सुनने के बाद बिंदु कहती है, ये पब्लिशर को ढूंढने वाला प्लान अभिमन्यु का होगा, है ना? कछुआ झट से कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा? बचपन से लेकर आज तक ये अभिमन्यु ही तो सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है हमें। भूल गए? इसके पास हर चीज का तोड़ रहता था। यक्षिणी के चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये अभिमन्यु जानता है, पर हाँ, संभल कर, इस बार तुम्हें उसके चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है। बिंदु खाना लेकर अंदर आती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सबका खाना पीना पूरा हो जाता है। बिंदु कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम इतनी रात में कैसे जाओगी? मैं युग बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम यहीं पर रुक जाओ ना आज रात। बिंदु हंसते हुए कहती है, युग, ये गांव है, गांव, शहर नहीं जो मैं यहाँ पर तुम लड़कों के बीच रुक जाऊं। अगर गांव में ये बात पता चल गई ना तो तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होगी। शहर में लड़के और लड़कियों का साथ में रहना चल जाता होगा, पर गांव में नहीं चलता। कायर कहता है, सही कहा बिंदु ने। चलो बिंदु, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, तुम कैसे अंधेरे में अकेले जाओगी? कछुआ अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कायर धीरे से कहता है, आ गया ये कबाब में हड्डी बने, अब तुझे क्यों हमारे साथ चलना है? हम क्या बारात में जा रहे हैं जो साथ में चल रहा है? अरे बारात में नहीं, पर जंगल तो जा रहे हो ना, तो अकेले कैसे जाएगा तू? मैं साथ चल देता हूँ, अगर तुझे अंधेरे से डर लगा तो। क्या कहा? अंधेरे से मुझे डर लगता है? मुझे डर लगता है या तुझे? सही सही बता, तू आज रात कोठी में नहीं बिताना चाहता इसलिए हमारे साथ चल रहा है ना? तुझे डर लग रहा है ना कहीं यक्षिणी तुझे अपना अगला शिकार न बना ले? कछुआ अपने चेहरे को डर से छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, सोचा तुम्हें रास्ते में कंपनी दे दूंगा, वरना बोर हो जाओगे। बिंदु कछुआ और कायर पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे कि मुझे घर तक भी छोड़ दोगे? मुझे देर हो रही है। कायर कहता है, हाँ चल रहे हैं ना। कायर और कछुआ बिंदु को घर छोड़ने के लिए कोठी से निकल जाते हैं। अभिमन्यु और युग बहुत थक चुके थे, इसलिए वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर चार्ली आता है। चार्ली के हाथों में एक फाइल थी। चार्ली वो फाइल वर्चस्विनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बड़ी देर कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में। तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए थे कि बनाने गए थे? वो मैडम क्या है ना, मैं रास्ते में रुक गया था। क्या कहा रुक गए थे, पर कहाँ पर? वो मैं ना इस मोहित की जन्म कुंडली निकाल रहा था, तो उसी सिलसिले में लोगों से पूछताछ करने लग गया था। तो फिर कुछ पता चला या नहीं? पता चला ना, सब कुछ पता चल गया मैडम जी। ये जो मोहित है ना, बड़ा ही बदमाश था। अपनी पत्नी को छोड़कर सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाकर रखे थे इसने। मतलब ये मोहित शादीशुदा था? हाँ मैडम जी, और इसकी एक नहीं दो शादियां हुई हैं। पहली वाली पत्नी जलकर मर गई थी, अब वो जलकर मरी थी या उसे जलाकर मारा गया था, ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। और ये जो दूसरी वाली पत्नी है ना सुधा, सुनने में आया है कि ये मोहित उसे भी बहुत मारा करता था। जैसे ही रात होती थी पीना चालू कर देता था और मारपीट भी चालू। बड़ी परेशान थी। मैं तो उसका बयान लेने भी गया था, बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पति की मौत का जरा भी उसे गम था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगी, उसे रिहाई जो मिल गई। वैसे भी ऐसे पति का मर जाना ही ठीक है जो अपनी पत्नी को मारता हो। कहीं इस सुधा ने ही तो अपने घर वालों से बोलकर मोहित को नहीं मरवा दिया।
नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा के तो बस पिता ही है, वो भी बहुत बूढ़ा लाचार है वो। वर्चस्विनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। मैडम मिलेंगे भी कैसे, आखिर उस यक्षिणी ने जो मारा है। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक ना एक कहानी तो होती ही है जिसकी आड़ में छुपकर लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते रहते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। इस सब कांड के पीछे जरूर कोई ना कोई शख्स ही है। ये आप किस गारंटी से कह रही है मैडम कि इस सब के पीछे कोई शख्स है? सुबह तक तो आप कह रही थी कि ये सब कोई खूंखार जानवर भी कर सकता है, अब एकदम से किसी शख्स पर कैसे आ गई? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि जिस तरह तुम मोहित के बारे में बता रहे हो तो इससे साफ पता चलता है कि उसके कई दुश्मन होंगे जो उसको मारना चाहते होंगे। हाँ मैडम जी, इसके तो कई लोगों के साथ झगड़े थे, कईयों की जमीन गैर कानूनी तरीके से हथिया कर रखी थी इसने। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जानवरों को लिखना नहीं आता। मतलब तुम ये कैसे भूल सकते हो चार्ली की मोहित की लाश पर सीने पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था और ये कोई जानवर नहीं लिख सकता। तुम्हें एक और बात बताऊं? हाँ मैडम जी बताइए ना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये रामरो नरामरो नाखूनों से लिखा गया है, ये खरोच नाखून के हैं। क्या? हाँ चार्ली, ये रामरो नरामरो का क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? हाँ मैडम पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें रामरो नरामरो के बारे में? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। मैडम जी, ये जो रामरो नरामरो है ना, नेपाली शब्द है। रामरो का मतलब होता है अच्छा और नरामरो का मतलब होता है बुरा। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसी की बॉडी पर रामरो नरामरो लिखकर क्या साबित करना चाहता है? मतलब अच्छा बुरा लिखकर? 2 मिनट, जिस स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने? हाँ मैडम जी खींची थी ना, जरा दिखाना मुझे वो तस्वीरें। चार्ली टेबल पर ही रखी एक फाइल उठाता है और जितनी तस्वीरें लाश के पास से खींची गई थी सब वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी सारी तस्वीरें एक एक कर देखने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, मैडम जी ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही हैं, जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चस्विनी लाश की तस्वीर देखने लग जाती है। वो एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को एक तस्वीर जो कि मोहित के सीने की थी, जिस पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इसके सीने पर जो रामरो नरामरो लिखा हुआ है उससे रामरो कटा हुआ है, उस पर आधा डंडा खिंचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी। उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ा है ये बताने के लिए कि जिस आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे मार रहा है। हो सकता है कातिल ने और कोई भी सुराग हमारे लिए छोड़े हो। मैडम जी ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कातिल खुद हमारे लिए सुराग क्यों छोड़ेगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चार्ली, मेरा मतलब ये था कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ये बताओ, स्पॉट के पास से जो सामान मिला था उससे भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्या? नहीं मैडम जी नहीं मिले। उसकी दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे। पर एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले उसमें उसका पैंट शर्ट बनियान तो मिला पर कच्छा नहीं मिला। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कच्छा नहीं मिला मतलब मैडम जी चड्ढी अंडरवियर। कुछ अजीब नहीं लगता आपको कि मोहित को बनियान पहनने का तो शौक था पर कच्छा नहीं? वो गरीब भी नहीं था, सरपंच का ही बेटा था, कच्छा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके की अच्छे से छानबीन करी थी ना? चार्ली हिचकिचाते हुए अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ की थी ना मैडम। वर्चस्विनी तेज के साथ कहती है, सही बताओ चार्ली और मेरी आंखों में देखकर बातें करो, नजरें मत चुराओ, मुझसे सच सच बताना
जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया की अच्छे से तहकीकात करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो, क्या बात है? वो मैडम, बात ये है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपके जाने के बाद भी ना हम 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले वहां से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की पर बड़े ढीठ थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई, ये सब उसी ने किया है। तो हमें भी यकीन हो गया, तो हमने ज्यादा छानबीन नहीं की। और कैसे करते, आधी से ज्यादा जगह तो वो गांव वाले घेर के खड़े हुए थे। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ हो एक नंबर की। सारी गलती मेरी है, मुझे ये काम तुम पर सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तहकीकात, सुराग ढूंढना। और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम सारे सुराग किश्नोई नदी के पास ही छोड़कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने के लिए। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं करती चार्ली, पर मैडम जी आपको पता है ना किश्नोई नदी जाने के लिए काला झाड़ी जंगल पार करना होगा और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है चार्ली। इसी बहाने अगर कोई खूंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे। और अब ये बहाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी आज आपको घर नहीं जाना क्या? अपनी बच्ची, वर्चस्विनी चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, तो मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगला मुड़ा गांव। इतना कहकर बिना कुछ सुने वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। चार्ली और वर्चस्विनी गाड़ी से बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। ये एक और हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी के आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार अमावस्या की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि उसे फिर वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। उसे वापस से गर्मी का एहसास होता है जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन को पसीने से तरबतर भीगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? कौन है ये सपनों वाली लड़की जिसके साथ मैं ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता रहता हूँ? छी, मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी कैसा फैला हुआ है? ये आ कहां से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि ये पानी मटके के पास से बह रहा था। मटके में छोटा सा छेद हो गया था जिस कारण मटके का सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता है, अरे इसके अंदर का तो सारा पानी बह गया, पर समझ नहीं आ रहा ये मटका फूट कब गया। शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे रखे फूट गया? नींद से अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बकेट लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल तो आता है, पर अगले ही पल अभिमन्यु बेवजह परेशान होगा यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं की घिरनी घूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है। युग को इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी को बकेट में भी नहीं भरता और सीधे बाल्टी में से ही पानी पीने लग जाता है। युग ने अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं।
तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। जैसे ही युग ये गाना गुनगुनाने की आवाज सुनता है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी। पर यह आवाज तो कुएं के अंदर से नहीं आ रही। ये आवाज कहां से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूं जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में, जिस कारण वो अपने आप को उसका पीछा करने से रोक नहीं पा रहा था। आवाज काला झाड़ी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला झाड़ी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किश्नोई नदी की तरफ से आने लग जाती है और युग किश्नोई नदी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम किश्नोई नदी की तरफ बढ़ा रहा था, लड़की के गाना गाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ते जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किश्नोई नदी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किश्नोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? युग यही सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी की छोटी छोटी लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनू की रोशनी में युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरे साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे उसकी कमर तक, जिसे उसने खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये लड़की यक्षिणी तो नहीं? यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कपकपाने लग जाते हैं। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यक्षिणी कैसी दिखती थी। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप के जाल में हर मर्द फंस जाता था? क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती थी यक्षिणी? यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम यक्षिणी ही हो ना? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो तो नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी यक्षिणी यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं युग बाबू, यामिनी। आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ कि जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो? युग यामिनी को वहां पर देखकर भौचक्का रह गया था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, अब आप हर बार की तरह मेरे बदन को ताकते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने आई हो क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं, मर्द पकड़ने। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मर्द पकड़ने? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ,
तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो? कभी रोंका मुचा घाट पर तो कभी बंगला मुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है, यामिनी हंसते हुए कहती है। मछलियों का शिकार, मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती हैं। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आपको पता है या नहीं पता है? अरे कैसे पता नहीं होगा, आसपास के गांव वालों तक को ये बात पता चल गई तो आपको तो पता ही होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी? अरे यक्षिणी के बारे में बाबू। सुना है वो आजाद हो गई और उसने रोंकामुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित को अपना शिकार भी बना लिया। अच्छा ही हुआ, युग हैरानी के साथ कहता है। अच्छा हुआ? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? किसी को मारना तो पाप है ना? युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता है, बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, और पांडवों ने भी तो पांचाली के लिए कौरवों से युद्ध लड़ा था ना। तो क्या उन सभी भगवानों ने उन दुष्टों का नाश करके पाप किया था? नहीं ना। तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर कोई पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? साफ साफ शब्दों में कहो ना। यही कि मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है, अपनी पहली पत्नी को उसने जलाकर मार दिया था। सारा गांव इस बात को जानता है, पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसकी नजर पराई स्त्रियों पर ही रहती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था, और उस रात भी शायद वो बंगला मुड़ा गांव में उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच रास्ते में ही यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार देना ही बेहतर है। युग बाबू, आपने छोड़िए बस ये सब बातों को, और ये बताइए, कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना? उसे प्यार से रखोगे ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना। आप मुझसे शादी करेंगे ना? यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है, उसकी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते, आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जान में कुछ जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछूं बाबू? हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी, वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो, ऐसे बातें मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ। ये बताइए, क्या अब मैं हमारी दोस्ती पक्की समझूं? दोस्ती पक्की समझूं मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जहाँ दो अनजान लोगों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं, वहीं दोस्ती हो जाती है। वाह, क्या बात बोली आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्त होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको शहर में कोई लड़की मिली थी या नहीं? मतलब वही क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ, गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक हिस्सा याद आता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी, पर अब नहीं। क्यों, छोड़कर चली गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? यक्षिणी एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।